ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी नागरिकता के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 5 to 11 डिफाइन करते हैं नागरिकता को। दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं उसी से आगे नागरिकता अधिनियम के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1955 जिस पर सबसे पहले नागरिकता अधिनियम लाया गया था, जो बताता है संविधान लागू होने के बाद एवं उसके समाप्ति के बारे में। इस अधिनियम को अब तक 9 बार संशोधित किया जा चुका है। दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इनमें राजनयिकों और शत्रु एलियंस के बच्चों को छोड़कर और सभी भारत के नागरिक होंगे। वह भारत के नागरिक नहीं हो सकते। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ आवश्यकताओं के अधीन भारत का नागरिक होगा। उदाहरण के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिकों की कुछ श्रेणियां निर्धारित तरीके के पंजीकरण करके नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं शॉर्ट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कि 1955 के अंतर्गत जो जो पॉइंट निर्धारित किए गए थे। अगला पॉइंट था दोस्तों, अगर कोई फॉरेनर है, विदेशी है, कुछ शर्तों पर प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उनके नागरिक बनने की शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है। नागरिकता को कुछ आधारों पर समाप्ति, त्याग, अभाव से खो दिया जाता है। एक राष्ट्रपति देश के नागरिक को भारत में एक राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, इन्हीं पॉइंट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, जो हमारा 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, इसमें बहुत सी बार संशोधन किए गए। टोटल संशोधन की संख्या 9 है अभी तक प्रेजेंट में जितने संशोधन किए गए हैं। इसमें हम बात करेंगे 8 संशोधनों के बारे में। 9वें संशोधन के लिए, जो पिछले वर्ष 2019 में हुआ था, उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा। दोस्तों, बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद जो संशोधन हुए। पहला संशोधन हुआ 1986 में। दोस्तों, 1986 का जो संशोधन था वो असम राज्य की नागरिकता से संबंधित था। इसके अंतर्गत यह था कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं, को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट था वह यह था, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी हो गया और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन 10 वर्षों के बीच की अवधि से उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर वो मत नहीं दे सकता है, लेकिन वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, अगला जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 1992 1992 में।
इस अधिनियम के अनुसार भारत से बाहर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जा सकता था, क्योंकि उसके माता पिता जन्म के समय यहाँ के नागरिक होने चाहिए थे। ऐसा अधिनियम के अंतर्गत माना गया था। माता पिता में से कोई एक भी क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। तो उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी यहाँ का नागरिकता दी जा सकती है। जो अगला संशोधन किया गया था वो किया गया था सन 2003 में। इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के लिए उनके पंजीकरण, भारत में अधिकारों आदि के बारे में कई प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत 16 निर्दिष्ट देशों के पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए थे। दोस्तों, जो अगला अमेंडमेंट आया था वो हुआ था सन 2005 में। 2003 के पश्चात 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं थे, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था, जिसे हम आने वाली कभी अगली वीडियो में उसका डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नागरिकता के अधिग्रहण के मोडों के बारे में कि अब कैसे कैसे हमारे देश में नागरिकता प्रदान हमें हो सकती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नागरिकता के अधिग्रहण के मोड। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। उनमें से जो प्रमुख शर्तें हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन पाँच की 5 शर्तों को। दोस्तों, जो पहली शर्त है जन्म से, बाय बर्थ। इसके अंतर्गत भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक हुआ। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। भारत के पदस्थ विदेशी राजनयिक व शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो अगला है वो है पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। इस कंडीशन में एक जो शर्त है वो क्या होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका है वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है। या भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, या भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, या वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ऐसे व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्रदान उनको की जा सकती है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों, डिसेंट द्वारा। डिसेंट का मतलब क्या है, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। जो अगला दोस्तों आता है इसमें क्षेत्र का समावेश करके, आइए बात करते हैं उसकी। उससे पूर्व बात करते हैं प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कैसे भारत की नागरिकता ली जा सकती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति
को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। इसमें भी वही कंडीशन है दोस्तों, जो व्यक्ति है जिसने आवेदन किया है वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए और वह कुछ योग्यताएं भी प्रदान अपने अंदर रखता हो। जैसे उसमें से कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि 12 माह की इस अवधि में 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए और वह संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। दोस्तों, जो अगली पॉइंट है वो है क्षेत्र का समावेश करके। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहना चाहें, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार के नागरिकता आदेश 1962 जारी किया था। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं भारत में नागरिकता का नुकसान। दोस्तों, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है इंडिया में, इसके जो पॉइंट हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना। दोस्तों, त्याग द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ सकता है या उसकी नागरिकता खो सकती है। दोस्तों, एक भारतीय नागरिक जब पूर्ण आयु और क्षमता को हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो उस समय हो तो केंद्र सरकार इसको एक तरफ रख सकती है, उस समय इसकी नागरिकता त्याग नहीं कर सकती। तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नागरिक बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रखता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वो भारतीय नागरिक बन सकता है। अगर एक बार उसने अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दी है तो इस कंडीशन में उसका नाबालिग बच्चा तो भारत का नागरिक नहीं होगा। हालांकि अगर 18 साल बाद वो बनना चाहे भारत का नागरिक तो वो बन सकता है। दूसरा पॉइंट है समाप्ति के द्वारा या बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी व्यवस्था को खुद, उसकी जो नागरिकता है उसको खुद बर्खास्त कर देगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अभाव से या वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार कैसे वंचित कर सकती है नागरिकता से? अगर उसके पास ये निम्नलिखित जो मैं बता रहा हूँ आगे के पॉइंट, अगर वो इनमें से किसी को सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो भारतीय जो केंद्र सरकार है भारत की, वो उसकी नागरिकता बर्खास्त कर सकती है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक के युद्ध के दौरान शत्रुओं के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। दोस्तों, इस कंडीशन में केंद्र सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, वह OCI के अंतर्गत आएगा। इस तरह के जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको पंजीकरण के लिए बहुत सारी कंडीशनों का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे जो संविधान होने के समय 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, या जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था। दोस्तों, जो ऐसे नागरिक पुत्र पुत्री
जो प्राथमिक व्यक्ति का नाबालिग संतान है, या नाबालिग बच्चा है जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है। भारतीय मूल का देश का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उनकी नागरिकता के बारे में विचार किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अनिवासी भारतीय, एनआरआई। एनआरआई जो होते हैं, एक एनआरआई भारत का एक नागरिक है जो भारतीय पासपोर्ट रखता है और अस्थायी रूप से अन्य देशों में रोजगार या शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य से रहता है। इसको वो सभी लाभ मिलते हैं जो भारतीय नागरिक को उपलब्ध हैं, जैसे भारतीय सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करती रहती है। लेकिन ओसीआई के उसमें क्या था, उसमें यह है कि उसमें कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रारूप दिए गए हैं उसके अंतर्गत ओसीआई वालों को क्या मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ। एक पीआईओ भारत का मूल का एक व्यक्ति है जिसके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन अन्य देशों का है। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके माता पिता दादा दादी कोई भारत के नागरिक होंगे लेकिन वो क्या होगा, अपना अन्य देश का होगा। ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको पीआईओ की नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता का मुद्दा एक लोकतांत्रिक राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए नागरिकता एक लोकतांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल, जिसमें आप देख पाएंगे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी से रिलेटेड तथा ग्रुप सी से रिलेटेड कुछ कोर्सों के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो का समापन हम करना चाहेंगे अपनी 2 लाइनों से। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने से मिलती है। दोस्तों, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।